सुएज़ कैनाल दुनिया की सबसे बिजी शिपिंग लेन। एक अकेला कंटेनर एवर गिवन 6 दिन के लिए फंस गया। 6 दिन में 9.6 बिलियन वर्थ ऑफ ट्रेड रोज ब्लॉक। और पूरी दुनिया को रियलाइज़ हुआ हम सब एक सिंगल जो पॉइंट पे कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। उस दिन से दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट्स, स्ट्रेटेजिक प्लानर्स एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अगर समंदर बंद हो जाए तो ज़मीन से कैसे जाएंगे? जवाब सिर्फ एक जगह से गुजरता है, सेंट्रल एशिया। 5 कंट्रीज़: कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। इंडिया से बड़ा कंबाइंड एरिया, सिर्फ 75 मिलियन पॉपुलेशन। कोई समंदर नहीं, कोई पोर्ट नहीं, कोई डायरेक्ट ग्लोबल ट्रेड रूट नहीं। फिर भी चाइना, रशिया, टर्की, ईयू, यूएस, ईरान और इंडिया, 7 मेजर पावर्स, सबके सब इस रीजन में अपने नेटवर्क्स बिछा रहे हैं। रेलवेज, पाइपलाइंस, हाईवेज, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, मिलिट्री बेसिस। ये कंपटीशन नहीं है, ये वॉर है, बस बुलेट्स नहीं चलते। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर और ज़ारिस्ट रशिया के बीच एक ग्रेट गेम खेली गई थी सेंट्रल एशिया के लिए। आर्थर कॉनोली, एक ब्रिटिश स्पाई, ने यह टर्म कॉइन किया था 1842 में। वो उसी गेम का शिकार भी बना। बुखारा में सिरा चढ़ा दिया गया। आज 2024 में ग्रेट गेम 2.0 चल रही है। प्लेयर्स बदल गए, चेस बोर्ड डिजिटल हो गया, लेकिन स्टेक्स उससे भी ज़्यादा हाई हैं। तो आज नो फ्लफ, नो ज्ञान, सिर्फ फैक्ट्स, डेटा और वो नुआंसेस जो मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर मिस कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी, क्योंकि सेंट्रल एशिया में जो कुछ भी होता है ज्योग्राफी से ही शुरू होता है। एक सिंपल क्वेश्चन, लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ ज़्यादा पुअर क्यों होती हैं? बिकॉज लैंडलॉक्ड होना मतलब तुम्हारा ट्रेड हर बार किसी दूसरे की ज़मीन से गुजरना चाहिए। कस्टम्स, फीस, डिलेज, पॉलिटिकल गुडविल, नेबर्स की मर्ज़ी पे डिपेंडेंट होना। IMF का डेटा कहता है लैंडलॉर्ड कंट्रीज़ की एवरेज GDP पर कैपिटा कोस्टल कंट्रीज़ से 20 से 30% कम होती है, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी की वजह से। और बात करें सेंट्रल एशिया की, तो वो लैंडलॉक्ड नहीं है, ये डबली लैंडलॉक्ड है। मतलब एक नहीं, दो कंट्रीज़ के थ्रू गुजरना पड़ता है किसी समुंदर तक पहुंचने के लिए। उज़्बेकिस्तान और लिechtenstein दुनिया के सिर्फ 2 डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन ज्योग्राफिक कर्स एक ज्योग्राफिक सुपर पावर भी बन सकती है। सोचो सिल्क रोड को, 2000 साल पहले चाइना से सिल्क, स्पाइसेस, पेपर यूरोप जाता था, सिर्फ एक रूट से। समरकंद, बुखारा, काशगर, मर्व, ये सिर्फ ट्रेड हब्स नहीं थे, ये दुनिया के कुछ सबसे सोफिस्टिकेटेड सिटीज़ थे। अल ख्वारिज़मी, मॉडर्न अलजेब्रा का इन्वेंटर, ख्वारिज़्म से था, उज़्बेकिस्तान में। इब्न सीना, मिडीवल मेडिसिन का फादर, बुखारा से था, वो भी उज़्बेकिस्तान में। उलुग बेग, एस्ट्रोनॉमर, जो कोपरनिकस से 100 साल पहले प्लानिटरी मोशन कैलकुलेट कर सकता था, वो समरकंद से था। यानी ये रीजन इंटेलेक्चुअली और इकोनॉमिकली दुनिया का सेंटर था। पर सवाल ये है कि फिर क्या हुआ? आंसर 1492, वास्को डी गामा, कोलंबस, मैरीटाइम रेवोल्यूशन। सी राउट्स चीपर और सेफर थे, ये ज़मीन का रास्ता ऑब्सलीट हो गया। फिर 19वीं सेंचुरी में रशियन कॉन्क्वेस्ट, फिर सोवियत यूनियन, यानी 70 साल तक सील्ड, आइसोलेटेड और मॉस्को सेंट्रिक। 1991 में सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुआ और ये 5 कंट्रीज सडनली आज़ाद थे, लेकिन आज़ाद होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए थी, इंडिपेंडेंट ट्रेड रूट्स चाहिए थे। मॉस्को की तरफ रेलवेज़ मॉस्को की तरफ जाती थी, कजाकिस्तान की रेलवेज़ नॉर्थ साउथ थी मॉस्को की तरफ। ईस्ट वेस्ट कनेक्शंस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थे। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट था 1991 में। अब फास्ट फॉरवर्ड करो 2024। चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी है और उसे यूरोप तक लैंड राउट चाहिए। रशिया यूक्रेन वॉर ने नॉर्दर्न ट्रेड राउट को टॉक्सिक बना दिया। क्लाइमेट चेंज ने आर्कटिक शिपिंग राउट्स फिजिबल बना दिए, बट ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल। वेस्टर्न कंपनीज चाइना से डी रिस्क करना चाहती हैं।
अल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग हब्स चाहिए। सेंट्रल एशिया जो डिकेड्स तक जियोपॉलिटिकल ब्लैक होल था, सडनली हर मेजर पावर का स्ट्रैटेजिक कैलकुलस का सेंटर बन गया है। और इस सेंटर में चल रही है एक साइलेंट वॉर, दैट इज़ कनेक्टिविटी की वॉर। बात करते हैं चाइना की। 2013 अस्ताना, कजाकिस्तान की कैपिटल। शी जिनपिंग नए चाइनीज़ प्रेसिडेंट एक यूनिवर्सिटी में स्पीच दे रहे हैं। वो पहली बार पब्लिकली एक कॉन्सेप्ट अनाउंस करते हैं, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। दुनिया ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस दिन, लेकिन 11 साल बाद वो कॉन्सेप्ट $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बन चुकी है। और सेंट्रल एशिया बेल्ट एंड रोड का भौतिक दिल यही है। अब थोड़ा डेटा देखते हैं, यानी नो फ्लफ। पहला, चाइना सेंट्रल एशिया गैस पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान से चाइना के सिंजियांग तक, लेंथ 1833 किलोमीटर्स। ये चाइना की टोटल गैस इंपोर्ट का 30% कवर करता है। एक सिंगल पाइपलाइन, एक सिंगल डिपेंडेंसी। सेकेंड, चाइना यूरोप फ्रेट ट्रेन्स, सेंट्रल एशिया से गुजर के यूरोप तक। 2016 में 1702 ट्रेन्स, 2023 में 17,000 से भी ज़्यादा ट्रेन्स, यानी 10 गुना इंक्रीज सिर्फ 7 सालों में। तीसरा, खरगोश गेटवे, कजाकिस्तान चाइना बॉर्डर पे, दुनिया का सबसे बड़ा ड्राई पोर्ट, मिडिल ऑफ नोवेयर में। यहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड फ्लो होता है हर साल। एक इंटरेस्टिंग टेक्निकल डिटेल, चाइनीज़ ट्रेन्स स्टैंडर्ड गॉज पे चलते हैं, सेंट्रल एशियन ट्रेन्स रशियन ब्रॉड गॉज पे। यहाँ कंटेनर्स मैनुअली अनलोड होते हैं, दूसरी ट्रेन्स में लोड होते हैं। ये बॉटलनेक है, लेकिन फिर भी इतना ट्रैफिक है कि ये पोर्ट एक्सपांड होता जा रहा है। चाइना का इन्वेस्टमेंट टोटल एस्टिमेटेड $40 to $50 बिलियन इन सेंट्रल एशिया से 2013। कंपेयर करो इंडिया के $2 to $3 बिलियन से, ये यूएस के, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के मामले में बियरली ट्रैकेबल है इस रीजन में। नाउ लुक एट देयर अदर कंपोनेंट। द फर्स्ट वन, द फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। तजाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट में एक पॉइंट पे ऑलमोस्ट 50% चाइना को था। किर्गिस्तान की भी सिमिलर स्टोरी है। ताजिकिस्तान ने 1158 स्क्वायर किलोमीटर्स टेरिटरी पामेर माउंटेन में चाइना को फॉर्मली सीट की। ऑफिशियली कहा कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका रेजोल्यूशन है, बट अनऑफिशियली एनालिस्ट कहते हैं कि डेट और प्रेशर दोनों इन्वॉल्व थे। द सेकेंड डायमेंशन इज़ द डिजिटल सिल्क रोड। हुआवे ने सेंट्रल एशिया में 4G और 5G नेटवर्क बिल्ड किए हैं। अस्ताना में हुआवे का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, सर्वेलेंस कैमरास, फेशियल रिकॉग्निशन, डेटा सेंटर्स, सब चाइनीज टेक पे। ये फिजिकल डिपेंडेंसी से भी ज़्यादा डेंजरस है। थर्ड वन इज़ द सिंजियांग फैक्टर। सेंट्रल एशिया के टर्किक मुस्लिम्स और सिंजियांग के वीगर्स में डीप एथनिक टाइज हैं। सिर्फ कजाकिस्तान में 1.5 मिलियन एथनिक कजाक्स के रिलेटिव्स सिंजियांग में हैं। BRI इन्वेस्टमेंट्स एक तरह से इन गवर्नमेंट्स को वीगर इशू पर चुप रहने का साइलेंस का प्राइस है। इन 2023 C+C5 समिट इन सियान पहली बार चाइना ने 5 सेंट्रल एशियन प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इनवाइट किया, रशिया को बाईपास करके। $26 बिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट अनाउंस किया। एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक था। चाइना रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में डायरेक्टली एंटर कर गया। रशिया के लिए ये एक स्लैब था, कंफर्टेबल पार्टनरशिप की जगह डायरेक्ट कंपटीशन। और इस एक समिट ने ये साफ कर दिया कि सेंट्रल एशिया में जियोपॉलिटिकल ग्रेविटी चाइना की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब बात करते हैं रशिया की। ट्रेडिशनल हेजेमोन, डिक्लाइनिंग पावर, बट स्टिल डेंजरस। रशिया का सेंट्रल एशिया में कंट्रोल सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल है। सोवियत एरा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुए वो डेलिबरेटली मॉस्को सेंट्रिक थे। कजाकिस्तान की रेलवेज नॉर्थ साउथ मॉस्को की तरफ, तुर्कमेनिस्तान का गैस रशिया की तरफ, टेलीफोन लाइंस मॉस्को से राउट होती थी। ये सिर्फ लेजीनेस नहीं थी, ये डेलिबरेट इंजीनियरिंग ऑफ डिपेंडेंसी थी। सोवियत प्लानर्स जानते थे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉस्को सेंट्रिक होगा तो ये कंट्रीज कभी ट्रूली इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगी। 1991 के बाद भी ये स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी रिमेंड। रशिया के 3 सबसे बड़े वेपन्स, द फर्स्ट वन लेबर माइग्रेशन एंड रेमिटेंसेस, ये सबसे अंडररेटेड लेवर है।
तजिकिस्तान की जीडीपी का 27% रेमिटेंस से आता है, मोस्टली रशिया से। 27% दुनिया का हाईएस्ट रेशियोज में से एक। किर्गिस्तान का 33% भी सेम स्टोरी। उज्बेकिस्तान से एस्टिमेटेड 2 to 3 मिलियन वर्कर्स रशिया में काम करते हैं। रशिया अगर चाहे सिर्फ माइग्रेशन पॉलिसी टाइटन करे, सेंट्रल एशियन इकोनॉमीज़ को डायरेक्टली डिस्टेबलाइज कर सकता है। कोई बुलेट नहीं चलाना, कोई वॉर नहीं, बस सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। ये इकोनॉमिक लेवरेज है और ये डेवस्टेटिंग होता है। द सेकेंड वेपन इज़ मिलिट्री प्रेजेंस। रशिया की मिलिट्री बेसिस हैं तजिकिस्तान और किर्गिस्तान में। द सेकेंड एंगल इन दिस ग्रुप इज़ CSTO, जो कि रशिया का नेटो इक्विवेलेंट है। इन जनवरी 2022 कजाकिस्तान में मैसिव प्रोटेस्ट हुए गैस प्राइस हाइक से शुरू हुए जो, और सिस्टमिक ग्रीवांस तक पहुंच गए। प्रेसिडेंट टोकाएव ने CSTO ट्रूप्स बुलाए जो कि 2500 रशियन लेड थे। 3 दिन में प्रोटेस्ट कंट्रोल हुए, यानी मैसेज क्रिस्टल क्लियर था, रशिया कैन मिलिटरीली इंटरवीन स्टिल। द थर्ड वेपन इज़ इंफॉर्मेशन स्पेस। RT, चैनल 1, रशिया 24, सेंट्रल रशियन लैंग्वेज आज भी बिजनेस, एजुकेशन, एलीट डिस्कोर्स की लैंग्वेज है। यूक्रेन वॉर के बारे में रशियन नैरेटिव डायरेक्टली सेंट्रल एशियन लिविंग रूम तक पहुंचता है, लेकिन रशिया का डिक्लाइनिंग एक्सेलरेटिंग है। 2022 में यूक्रेन इन्वेजन के बाद कजाकिस्तान ने अनप्रेसिडेंटेड मूव्स किए। पहला, पब्लिक स्टेटमेंट्स की यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दूसरा, रशियन लैंग्वेज को मैंडेटोरी स्टेटस स्कूल में रिड्यूस की। तीसरा, क्रिलिक से लैटिन स्क्रिप्ट में ट्रांजिशन एक्सेलरेट किया। चौथा, रशियन ओलिगार्क से एसेट फ्रीज किए। एंड अगेन मिडिल कॉरिडोर को चैंपियन बनाया। टोकाएव ने एक ग्लोबली ब्रॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि कजाकिस्तान रशियन बैक्ड ब्रेकअवेज रीजन्स डोनेट्स लुहांस्क को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ये रशिया के साथ पब्लिक डिसएग्रीमेंट था, लाइव ऑन कैमरा। 5 साल पहले ये अनथिंकेबल था। 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया अनेक्स किया, एथनिक रशियंस के नाम पे कजाकिस्तान के लीडर्स के दिमाग में एक थॉट आया। नॉर्दर्न कजाकिस्तान में सिग्निफिकेंट एथनिक रशियन पॉपुलेशन है। अगर रशिया वही लॉजिक यूज़ करे यहाँ भी। नजरबायेव, कजाकिस्तान के फाउंडिंग प्रेसिडेंट, ने प्राइवेटली इस फियर को एड्रेस किया था। इसीलिए कजाकिस्तान ने सिस्टमैटिकली अपनी कजाक आइडेंटिटी स्ट्रेंथन की, कजाक लैंग्वेज को प्रमोट किया, लैटिन स्क्रिप्ट अडॉप्ट की, वेस्टर्न पार्टनरशिप्स बिल्ड की। ये सिर्फ कल्चरल प्लाइड नहीं थी, बल्कि एग्जिस्टेंशियल सेल्फ प्रिजर्वेशन थी। हम आते हैं इस वीडियो के सबसे एक्साइटिंग डेवलपमेंट पे, द मिडिल कॉरिडोर, ऑफिशियली ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट राउट, TITR। ये राउट है चाइना, कजाकिस्तान, कैस्पियन सी क्रॉसिंग, अज़रबैजान, जॉर्जिया, टर्की, यूरोप। नोटिस करो जो इस रूट में नहीं है, दैट इज़ रशिया, कंप्लीटली रशिया बाईपास। पहले समझते हैं नॉर्दर्न कॉरिडोर क्यों डोमिनेंट था। चाइना से कजाकिस्तान, फिर रशिया से बेलारूस, फिर पोलैंड से यूरोप। रशिया का रेल नेटवर्क मैसिव, वेल मेंटेन्ड एंड इफ़िशिएंट था। ये फास्टेस्ट लैंड राउट था। पर फरवरी 24, 2022 रशिया यूक्रेन पे हल्ला बोलता है, वेस्टर्न सैंक्शंस इम्पोज होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज रशियन टेरिटरी से गुजरने वाले कार्गो इंश्योर करना बंद कर देती हैं और यूरोपियन कंपनीज रशियन राउट्स अवॉइड करना शुरू करती हैं। एक ही रात में जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक और मिडिल कॉरिडोर की फ़ोन रिंगिंग शुरू हो गई। डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2021 में 8000 TEUs मिडिल कॉरिडोर से गुजरे, 2022 में 33,000, 4 गुना जंप एक साल में। इन 2023 40,000 प्लस ग्रोथ कंटिन्यू थी। 2025 में टारगेट 1 लाख प्लस, और ये सब एक राउट पर जो लिटरली 2022 से पहले बेयरली एग्जिस्ट करता था मेन स्ट्रीम लॉजिस्टिक्स में। लेकिन, और ये इम्पोर्टेंट है,
पर्सपेक्टिव में रखते हैं पहले। नॉर्दर्न कॉरिडोर से एनुअली मिलियंस ऑफ TEUs, वहीं मिडिल कॉरिडोर स्टिल अपनी इन्फेंसी में है। ये अभी डेविड है, गोलियात नहीं है। क्यों? क्योंकि इस राउट पे मैसिव बॉटलनेक्स हैं। पहला, कैस्पियन सी क्रॉसिंग। कजाकिस्तान का अक्ताऊ पोर्ट से अज़रबैजान का अलग पोर्ट तक फेरी से क्रॉसिंग 80 to 20 आवर्स सी टाइम, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग वेटिंग 3 से 5 दिन। वेदर डिपेंडेंट है, फॉग स्टॉर्म्स, इक्विपमेंट्स फेलियर्स, ये एक अनप्रेडिक्टेबल वेरिएबल है और लॉजिस्टिक कंपनीज़ को हेट करते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी। सेकेंड, रेल गॉज वॉर। चाइना स्टैंडर्ड गॉज, सेंट्रल एशिया रशियन ब्रॉड गॉज, टर्की स्टैंडर्ड गॉज, फिर हर गॉज चेंज पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र, टाइम, कॉस्ट, 3 गॉज चेंजेस एक सिंगल जर्नी में। तीसरा, बॉर्डर क्रॉसिंग। चाइना से यूरोप तक 5 से 6 कंट्रीज़ के कस्टम्स क्रॉस करने पड़ते हैं। हर बॉर्डर पे पेपर वर्क, इंस्पेक्शन, पोटेंशियल डिलेज, कस्टम्स और हार्मोनाइजेशन अभी प्रिमिटिव स्टेज पे हैं। एक करप्ट ऑफिसर, एक मिसिंग स्टैंप और तुम्हारा शिपमेंट दिन भर रुक सकता है। फोर्थ बॉटलनेक, बाकू तबलीसी कार्स रेलवे कैपेसिटी। BT की ये रेलवे अज़रबैजान को जॉर्जिया से टर्की से कनेक्ट करती है। 2017 में ओपन हुई। इनिशियल कैपेसिटी सिर्फ 5 मिलियन टन्स एनुअली। अपग्रेड हो रहा है 15 मिलियन टन्स तक, लेकिन कंस्ट्रक्शन टाइम चाहिए। लेकिन यार, इन्वेस्टमेंट आ रहा है मैसिवली। EU ने ग्लोबल गेटवे के थ्रू €10 बिलियन प्लेस किया मिडिल कॉरिडोर के लिए। EBRD एक्टिवली प्रोजेक्ट्स फाइनेंस कर रहा है। कजाकिस्तान ने अक्ताऊ पोर्ट एक्सपांड करने के लिए $1.3 बिलियन एलोकेट किए। अज़रबैजान ने अलर्ट पोर्ट के लिए $600 मिलियन, कैस्पियन का मोस्ट मॉडर्न पोर्ट। टर्की BTK को डबल ट्रैक कर रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग इन $20+ बिलियन इन नेक्स्ट डेकेड। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की, जो कि ये नंबर्स नहीं बता सकते। मिडिल कॉरिडोर सिर्फ एक ट्रेड राउट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है। ये कहता है, फर्स्ट, रशिया के बिना भी यूरेशिया कनेक्टिविटी पॉसिबल है। सेकेंड, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ अपना फ्यूचर खुद चूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट, टर्की क्रिटिकल रीजनल प्लेयर है। EU सेंट्रल एशिया तक रशिया को बाईपास करके रीच कर सकता है। एक रूट, मल्टीपल जियोपॉलिटिकल मैसेजेस। और यही रीज़न है कि रशिया एक्टिवली मिडिल कॉरिडोर को सैबोटाज करने की कोशिश करता है। डिले, ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेटिक प्रेशर, ये सब यूज़ करता है, क्योंकि हर ट्रेन जो रशिया फ्री राउट से जाती है, रशिया की लेवरेज एक थोड़ा और कम हो जाती है। अब एक रीजनल प्लेयर की बात करते हैं जो ऑफन डिस्कशन से मिस हो जाता है, दैट इज़ टर्की। टर्की का सेंट्रल एशिया में इंटरेस्ट प्योरली स्ट्रेटजिक नहीं है, बट सिविलाइजेशनल है। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल एशियन लैंग्वेजेस, कजाक, उज्बेक, किर्गिज, टर्कमेन, सब टर्की लैंग्वेज फैमिली के मेंबर्स हैं। टर्की से पार्शली म्यूचुअली इंटेलिजिबल है। जब कजाक और उज्बेक टर्की सुनते हैं तो उन्हें कुछ समझ में आता है। ये शेयर्ड सिविलाइजेशन का बॉन्ड है, 1500 साल पुराना। अब इसके मॉडर्न मैनिफेस्टेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल, टर्कीज ड्रामा डिप्लोमेसी, डिरिलेज, एर्टुग्रुल टर्कीज हिस्टोरिकल ड्रामा है। सेंट्रल एशिया में ये सोर्स फिनोमेना बन गए। उज़्बेकिस्तान में लोग अपने बच्चों का नाम एर्टुग्रुल रख रहे हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये सॉफ्ट पावर न्यूक्लियर वेपन है। टर्की ने जो बॉलीवुड इंडिया के लिए करता है, वो कुछ ऐसा ही सेंट्रल एशिया के लिए कर रहा है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स की। 2021 में अपग्रेड हुआ। पहले टर्की काउंसिल था। मेंबर्स टर्की, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिज, उज़्बेक। ऑब्जर्वर्स में तुर्कमेनिस्तान और हंगरी। हाँ, हंगरी टर्की रूट्स क्लेम करता है। 2040 विजन डॉक्यूमेंट्स में क्या है, इसमें कॉमन ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, कॉमन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स और सबसे एम्बिशियस कॉमन टर्किक अल्फ़ाबेट। ये एक कल्चरल प्रोजेक्ट नहीं है, जियोपॉलिटिकल यूनिफिकेशन प्रोजेक्ट है।
अब देखते हैं मिलिट्री डायमेंशन। 2020 नागोर्नो काराबाख वॉर। अज़रबैजान ने आर्मीनिया को एक कॉन्फ्लिक्ट जो 30 साल से फ्रोज़न था 44 दिन में डिसाइसिवली बीट किया। सीक्रेट वेपन बायरक्तार TB2 ड्रोन्स, टर्किश मेड। दुनिया ने देखा, सेंट्रल एशियन मिलिट्रीज़ ने ऑर्डर किए। किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान मिलिट्री ट्रेनिंग एग्रीमेंट साइंड। टर्की आर्म सप्लायर बन गया, स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल। बात करते हैं ज़ैंगज़ोर कॉरिडोर की। ये रिलेटिवली अननोन स्टोरी है लेकिन बहुत हाई स्टेक है। 2020 वॉर के बाद अज़रबैजान डिमांड करता है कि आर्मीनिया एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोवाइड करे जो अज़रबैजान को उसके एक्सक्लेव नक्चीवान से कनेक्ट करे। नक्चीवान से टर्की से कनेक्ट अगर ये बन जाए तो टर्की, नक्चीवान टू अज़रबैजान टू कैस्पियन टू तुर्कमेनिस्तान टू उज़्बेकिस्तान टू कजाकिस्तान एंड देन चाइना, यानी अनब्रोकन टर्की लैंड कॉरिडोर, चाइना से इस्तांबुल तक। आर्मीनिया इसका अपोज करता है, क्यों? सोवरेनिटी इशू। रशिया एम्बिगुअस है, वो आर्मीनिया का पैट्रन भी है और अज़रबैजान का पार्टनर भी। ईरान स्ट्रांगली अपोज करता है, क्यों? एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। क्यों? क्योंकि ईरान का 30 to 40% पॉपुलेशन अज़रबैजानी टर्क्स हैं नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में। एक कॉन्फिडेंट टर्की कॉरिडोर उसके नॉर्थ में ईरान की अपनी अज़रबैजानी माइनॉरिटी को इंस्पायर कर सकता है, यानी एक कॉरिडोर मल्टीपल डोमिनोज। ये एक स्मॉल जियोग्राफिक स्ट्रिप है जिसकी इम्प्लिकेशंस रीजनल ऑर्डर को रीशेप कर सकती हैं। अब बात करते हैं EU और US की, यानी दुनिया की सबसे पावरफुल वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस। सेंट्रल एशिया के मामले में बहुत देर से आए। चलिए ऑनेस्ट असेसमेंट लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। 2022 से पहले EU का इंगेजमेंट प्राइमरीली था ह्यूमन राइट कंसर्न्स, डेमोक्रेसी प्रमोशन, डेवलपमेंट एड और बेसिकली इतना ही। बट रियल स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट मिनिमल। फिर रशिया ने यूक्रेन पे हल्ला बोला और EU को सडनली रियलाइज़ हुआ कि हम रशिया पे एनर्जी के लिए कितने डिपेंडेंट हैं। 2022 में रशिया ने गैस सप्लाई कट की। जर्मनी की इकोनॉमी लिटरली शिवर कर गई। हीटिंग बिल्स स्काई रॉकेट हुए, इंडस्ट्रीज़ बंद हुए। यूरोप का 40% गैस रशिया से आता था एक पॉइंट पे, तब अर्जेंसी आई। तुर्कमेनिस्तान के पास दुनिया का 4th लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है, एस्टिमेटेड 19.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स। बट प्रॉब्लम, रशिया के थ्रू ही एक्सपोर्ट होता था डिकेड्स तक। रशिया टर्कमेन गैस सस्ता खरीदता था, यूरोप को महंगा बेचता था। मिडिलमैन का प्रॉफिट। 2009 में एक मिस्टीरियस पाइपलाइन एक्सप्लोजन हुआ। रशिया ने टर्कमेन गैस परचेज ड्रास्टिकली कट कर दिए। तुर्कमेनिस्तान की इकोनॉमी क्रैश हो गई। नो अल्टरनेटिव एग्जिस्टेड। सॉल्यूशन, ट्रांस कैस्पियन पाइपलाइन। तुर्कमेनिस्तान के कैस्पियन सी के नीचे से अज़रबैजान तक। EU चाहता है, अज़रबैजान चाहता है, तुर्कमेनिस्तान चाहता है, लेकिन रशिया अपोज करता है। कैस्पियन सी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के नाम पे। ईरान भी अपोज करता है। 2018 में कैस्पियन कन्वेंशन साइन हुई, कुछ लीगल क्लैरिटी आई, लेकिन पाइपलाइन स्पेसिफिक प्रोविजंस अभी भी एम्बिगुअस हैं, डिकेड्स से स्टक स्टिल। अब बात करते हैं EU के ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम की, यानी 300 बिलियन यूरोस की बेट 2021 में लॉन्च हुई। चाइना के BRI का डायरेक्ट आंसर 300 बिलियन यूरो ग्लोबली, सिग्निफिकेंट चंक सेंट्रल एशिया के लिए। स्पेसिफिक सेंट्रल एशिया इन्वेस्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल ट्रांस कैस्पियन रूट इंफ्रास्ट्रक्चर 10 बिलियन यूरो। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए फाइबर ऑप्टिक डेटा सेंटर्स। ग्रीन एनर्जी, कजाकिस्तान में मैसिव वाइंड और सोलर वाटर मैनेजमेंट। एरल सी रिकवरी। लेकिन EU की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। पहली, स्पीड। EU एक डेमोक्रेसी ऑफ 27 मेंबर्स है, डिसीजन मेकिंग पेनफुली स्लो। जब तक EU का प्रोजेक्ट अप्रूव करे, चाइना ने 3 इनकम्प्लीट कर दिए। दूसरी प्रॉब्लम, कंडीशनैलिटीज़। EU ह्यूमन राइट्स, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी पे कंडीशंस लगाता है। सेंट्रल एशियन लीडर्स मोस्टली अथॉरिटेरियन, ये पसंद नहीं करते।
चाइना के पास जीरो कंडीशनैलिटीज़ हैं, जीरो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। ये सेंट्रल एशियन गवर्नमेंट सुनना चाहती है। तीसरी प्रॉब्लम, मिलिट्री एब्सेंस। ईयू की मिलिट्री प्रेजेंस सेंट्रल एशिया में जीरो है। रशिया के बेसिस हैं। यूएस की पहले थी मनास में, किर्गिस्तान में 2014 तक। ईयू सिर्फ इकोनॉमिक टूल्स पे रिलाई करता है इन अ रीजन वेयर सिक्योरिटी मैटर्स। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका का सेंट्रल एशिया पॉलिसी एक रोलर कोस्टर रहा है। 2001 से 2014 अफ़गानिस्तान वॉर, मानस एयरबेस किर्गिस्तान में, कारसी खानाबाद उज़्बेकिस्तान में। सेंट्रल एशिया स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल था सप्लाई रूट्स के लिए। 2014 के बाद अफ़गानिस्तान ड्रॉडाउन, यूएस इंटरेस्ट फेडेड। अगस्त 2021 काबुल फेल, तालिबान पावर में, और यूएस के पास सडनली ज़ीरो फिजिकल प्रेजेंस सेंट्रल एशिया के पास। अब यूएस C5+1 फॉर्मेट में इंगेज करता है, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ प्लस अमेरिका। मीटिंग्स होती हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, टेंजिबल डिलीवरेबल्स, क्रिटिक्स कहते हैं बहुत कम है डिलीवरेबल्स। जब काबुल फॉल हुआ, तजिकिस्तान को डायरेक्ट थ्रेट था। अफ़गान बॉर्डर पे केओस था, रेफ्यूजीज़, ISIS के मूवमेंट्स। ये इवेंट ने सेंट्रल एशियन लीडर्स को एक लेसन दिया, किसी एक पावर पे डिपेंड मत करो, चाहे वो यूएस ही क्यों ना हो। वो सुपर पावर एक दिन पैकअप करके चली गई। डाइवर्सिफिकेशन ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का सेंट्रल एशिया से कनेक्शन 2500 साल पुराना है। बाबर मुग़ल एम्पायर का फाउंडर फरगना वैली मॉडर्न उज़्बेकिस्तान से था। वो हिंदुस्तान आया, एम्पायर बनाया, लेकिन समरकंद की यादें हमेशा रखी। बुद्धिज़्म कंधारा से सेंट्रल एशिया गया। उज़्बेकिस्तान में एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट्स आज भी हैं। सूफी ट्रेडिशंस, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, शेयर्ड डीएनए। आज का इंडिया बहुत दूर है, लिटरली एंड स्ट्रेटजिकली। इंडिया का फंडामेंटल प्रॉब्लम, फर्स्ट ज्योग्राफी। इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच क्या है? पाकिस्तान जो इंडिया को ओवरलैंड एक्सेस कभी नहीं देता, अफ़गानिस्तान जो अनस्टेबल है और तालिबान कंट्रोल्ड है, चाइना जो कॉरिडोर और बेसिस से ब्लॉक्ड है। इंडिया को सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए 3 हॉस्टाइल या कॉम्प्लिकेटेड जोन्स क्रॉस करने पड़ते हैं। ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल स्ट्रैटेजिक कंस्ट्रेंट है। यहाँ आता है चाबहार, इंडिया का सोल लाइफलाइन। ईरान का चाबहार पोर्ट इंडिया का आंसर है चाइना के ग्वादर को। मई 2024 में इंडिया ने 10 ईयर ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, $370 मिलियन कमिटमेंट की। शाहिद बाहिश्ती टर्मिनल इंडिया ऑपरेट करेगा। चाबहार से इंडिया अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक रीच कर सकता है, पाकिस्तान को बाईपास करके। ये स्ट्रैटेजिकली प्राइसलेस है, लेकिन प्रॉब्लम यूएस सैंक्शंस ईरान पे हैं। इंडिया को कॉन्स्टेंटली यूएस गुडविल मेंटेन करनी पड़ती है ईरान के साथ डील करते हुए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शंस वेवर स्ट्रिक्ट किए हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी दी। फ्यूचर अनसर्टन। $370 मिलियन इन्वेस्ट किया और एक यूएस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सब डिसरप्ट कर सकता है। INSTC 24 साल का इंतज़ार। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंडिया से अरेबियन सी टू बंदर अब्बास टू ईरान रेल रोड टू कैस्पियन, अज़रबैजान, सेंट्रल एशिया, रशिया। कॉन्सेप्ट आया 2000 में। 2024 में 24 साल बाद भी फुल्ली ऑपरेशन नहीं है। ये इंडिया की कनेक्टिविटी स्टोरी का एक पेनफुल मेटाफर है। एग्रीमेंट्स होते हैं, समिट्स होते हैं, प्रेस रिलीज आते हैं, पर एग्जीक्यूशन बहुत स्लो। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद INSTC को पुश तो मिला, रशिया को अल्टरनेटिव राउट्स चाहिए। 2022 से 2023 में ट्रैफिक बढ़ा, प्रोग्रेस हुआ, लेकिन ईरान सैंक्शंस का स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्ल्स हमेशा हैंगिंग है। इंडिया वर्सेस चाइना। अब यहाँ पर हम एक स्टार्क कंपैरिजन करेंगे। इंडिया
और चाइना की इन्वेस्टमेंट, इंडिया 2.3 बिलियन, चाइना 40 to 50 billion as we earlier saw. India offered scholarship worth thousands students per year, where China 15,000 plus. Operational railways, India zero new project, while China multiple strategic bases. लेकिन इंडिया के पास जेन्युइन एडवांटेज है। पहला, आईटी एंड डिजिटल। फॉर एग्जांपल यूपीआई लाइक पेमेंट सिस्टम्स एंड ई गवर्नेंस इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है। उज़्बेकिस्तान ने ऑलरेडी इंडिया के साथ डिजिटल कोऑपरेशन एग्रीमेंट किए हैं। फार्मास्यूटिकल्स दूसरा है। इंडियन जेनरिक मेडिसिन सेंट्रल एशिया में अफोर्डेबल हेल्थ केयर देती है। कोविड वैक्सीन्स ने गुडविल बनाई है, यूज़ करो। एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन सेंट्रल एशिया में इंडियन डिग्रीज रिस्पेक्टेड हैं। स्कॉलरशिप्स 10 गुना करो। जो स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ते हैं लाइफ टाइम इंडिया फ्रेंडली होते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हम आगे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसरो की कैपेबिलिटीज़ सेंट्रल एशियन कंट्री सैटेलाइट नीड्स के लिए यूज़ कर सकती हैं। बॉलीवुड अलग मुद्दा है। फॉर एग्जांपल उज़्बेकिस्तान और तजिकिस्तान में हिंदी फिल्म्स पॉपुलर हैं। ये सॉफ्ट पावर है, कैपिटलाइज करना चाहिए। अगेन द एससीओ पैराडॉक्स। इंडिया 2017 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना। एससीओ में चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, ईरान सब। पेपर से परफेक्ट फोरम फॉर इंडिया सेंट्रल एशिया एंगेजमेंट। रियलिटी में इंडिया पाकिस्तान टेंशंस और इंडिया चाइना राइवलरी हर एससीओ मीटिंग में डोमिनेंट नैरेटिव बन जाते हैं। 2023 गोवा एससीओ समिट इंडिया चेयर कर रहा था। बायलैटरल टेंशंस ने मल्टीलैटरल एजेंडा ओवरशैडो किया इंडिया एससीओ में, लेकिन एससीओ इंडिया के लिए प्रोडक्टिव नहीं है। यह एक इंस्टीट्यूशनल ट्रैप है जिसको नेविगेट करना मुश्किल है। अब वो टॉपिक जो आमतौर पर कनेक्टिविटी डिस्कशंस में नहीं आता, लेकिन सेंट्रल एशिया का सबसे एग्जिस्टेंशियल इशू है, दैट इज़ वाटर। एक इमेज देखते हैं, 2 सैटेलाइट इमेजेस हैं। 1960 आरएलसी, दुनिया की 4th लार्जेस्ट लेक, 68,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, थ्राइविंग फिशिंग इंडस्ट्री, कोस्टल टाउन्स, प्रॉस्परस इकोसिस्टम। बट 2024 सेम लोकेशन, डेजर्ट। शिप्स की रेक्स सैंड में दबी हैं। 90% लेक गॉन फॉर एवर। ये दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स में से एक है। सोवियत यूनियन ने कॉटन प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करने के लिए आमू दरिया और सिर दरिया, 2 मेजर रिवर्स जो थी, उनके पानी को कॉटन फील्ड्स में डाइवर्ट किया। देन आरएलसी सूख गई। आज वो एरिया अरालकुम डेजर्ट कहलाता है। टॉक्सिक साल्ट और पेस्टिसाइड्स, वो सारी केमिकल्स जो डिकेड्स तक एरल में डंप हुए डस्ट स्टॉर्म के ज़रिए सराउंडिंग पॉपुलेशंस तक पहुंचते हैं। देन रेस्पिरेटरी डिसीजेस, कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स। कराकल पाकिस्तान रीजन उज़्बेकिस्तान में वर्स्ट अफेक्टेड है। नाउ लेट्स सी द वाटर पॉलिटिक्स, अपस्ट्रीम वर्सेस डाउनस्ट्रीम। सेंट्रल एशिया का वाटर सिस्टम 2 रिवर्स पे बेस्ड है, आमू दरिया और सिर दरिया, जो ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान की माउंटेंस में ओरिजिनेट होती हैं। अपस्ट्रीम कंट्रीज़ हैं ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स बनाना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। डाउनस्ट्रीम कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इरिगेशन वाटर चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। ये दोनों इंटरेस्ट इन दोनों कंट्रीज़ के फंडामेंटली कॉन्फ्लिक्ट में है। फॉर एग्जांपल रोगन डैम ताजिकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट है, 335 मीटर्स वक्स रिवर पे। पहले प्रेसिडेंट करीमोव ने पब्लिक थ्रेट दी थी कि ये डैम वॉर का रीज़न बन सकता है। लिटरली एक नेबरिंग कंट्री ने वॉर की थ्रेट दी थी डैम के खिलाफ। बट करंट प्रेसिडेंट मिर्जियोव ने रिलेशंस नॉर्मलाइज किए हैं, लेकिन फंडामेंटल टेंशन डैम पानी रोक सकता है अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। देन चाइना का वाटर रेगुलेशन, ये वो एंगल है जो ग्लोबली अनरिपोर्टेड है। चाइना के सिंजियांग रीजन में एटिस रिवर और इली रिवर ओरिजिनेट होते हैं, फिर ये कजाकिस्तान फ्लो करते हैं, जो इसका मतलब चाइना ने अपस्ट्रीम इरिगेशन कैनल्स बिल्ड किए हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल लेक बल्कस कजाकिस्तान की लार्जेस्ट लेक है जिसकी लेंथ 600 प्लस किलोमीटर्स है। इट रिस्क है, क्यों? इली रिवर का फ्लो रिड्यूस हो रहा है। एरल सी फेट फेस कर सकता है लेक बल्कस भी यदि चाइना ने अपना जो डैम का प्रोजेक्ट है उसे कंटिन्यू रखा, क्योंकि चाइना अपस्ट्रीम है और वाटर ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं बह सकता। कजाकिस्तान का सक्सेस स्टोरी भी है इस डिस्कशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोक अरल डैम, कजाकिस्तान ने नॉर्थ अरल सी के लिए एक डैम बिल्ड किया है। रिजल्ट, नॉर्थ अरल सी पार्शियली रिस्टोर्ड हुआ, फिश वापस आए, लोकल फिशिंग इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है। अरल सिटी जो कभी पोर्ट सिटी थी फिर डेकेड्स तक लैंडलॉक रही, फिर से लेक के पास आई। ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि विद पॉलिटिकल विल इन्वायरमेंटल डैमेज पार्शियली रिवर्सिबल है। लेकिन साउथ अरल सी गॉन फॉरएवर। अब थोड़ा क्लाइमेट चेंज को फैक्टर ऐड करते हैं। सेंट्रल एशियन ग्लेशियर्स टियानशन और पामेर मेल्ट हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म मोर मेल्ट वाटर, इनिशियली मोर रिवर फ्लो। लॉन्ग टर्म ग्लेशियर्स डिप्लीट होते हैं, रिवर्स रिड्यूस होते हैं, एग्रीकल्चर फेल्स, पीपल माइग्रेट। आईपीसीसी प्रोजेक्शंस कहते हैं कि सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्से 21st सेंचुरी में बियरली हैबिटेबल हो सकते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वॉर के पैरेलल एक नेचुरल वॉर चल रही है और इस वॉर में कोई विनर नहीं होगा, सिर्फ सर्वाइवर्स और नॉन सर्वाइवर्स। अब आते हैं सबसे फैसिनेटिंग एंगल में, यानी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ खुद। ये पैसिव पीसेस नहीं हैं चेस बोर्ड पे, ये एक्टिव प्लेयर्स हैं और कुछ तो रिमार्केबली स्किल्ड। इनका मेन टर्म है मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी, मतलब किसी एक सुपर पावर के कैंप में नहीं जाना, सबसे इंगेज करो, मैक्सिमाइज लेवरेज निकालो, सोवरेनिटी प्रोटेक्ट करो। फॉर एग्जांपल कजाकिस्तान, द बैलेंसिंग एक्ट। सेंट्रल एशिया का 60% जीडीपी अकेले कजाकिस्तान का है। पॉपुलेशन सिर्फ 19 मिलियन, लेकिन वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। ऑयल, यूरेनियम, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज लॉटरी विनर है। कजाकिस्तान की बैलेंसिंग एक्ट, फॉर एग्जांपल रशिया के साथ EAEU मेंबर है, CSTO मेंबर था, अब कॉशियसली इंगेज्ड है। चाइना के साथ BRI इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, लेकिन एंटी चाइनीज़ पब्लिक सेंटीमेंट मैनेज करते हैं। 2019 में चाइनीज़ वर्कर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए थे, सीरियस वंस। EU के साथ इन्हांस पार्टनरशिप्स एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, US के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप डायलॉग, काशगन ऑयल फील्ड में वेस्टर्न कंपनीज़ हैं। मिडिल कॉरिडोर, कजाकिस्तान इसका सबसे वोकल चैम्पियन है, क्योंकि मिडिल कॉरिडोर में कजाकिस्तान का मैक्सिमम ज्योग्राफिक एडवांटेज है। यूरेनियम की बात करो तो कजाकिस्तान दुनिया का लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर है। ग्लोबल प्रोडक्शन का 43% फ्रांस, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, रशिया, इंडिया सबका न्यूक्लियर एनर्जी कजाकिस्तान के यूरेनियम पे डिपेंड करता है। ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवरेज है जो कजाकिस्तान रियरली एग्रेसिवली यूज़ करता है, लेकिन एग्जिस्ट करता है। उज्बेकिस्तान, द मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड 35 मिलियन पॉपुलेशन, सेंट्रल एशिया का मोस्ट पॉपुलस। 2016 से पहले इस्लाम करीमोव 27 साल का ऑथोरिटेरियन रूल था। बॉर्डर सील्ड, लैंड माइंस बिटवीन उज्बेकिस्तान एंड तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, करेंसी नॉट फ्रीली कन्वर्टेबल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिनिमल। 2016 करीमोव की डेथ, शौकत मिर्जियोव, जो हुआ उसके बाद रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। बॉर्डर्स ओपन की, लैंड माइंस हटाए, करेंसी कन्वर्टेबल बनाई, रीजनल समिट्स होस्ट किए, सेंट्रल एशियन लीडर्स को एक दूसरे से मिलाया। CSTO से 2012 में निकल गया था, EAEU में ज्वाइन नहीं किया डिलिबरेटली। मैसेज, उज्बेकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस सीरियसली लेता है। उज्बेकिस्तान का यूनिक ज्योग्राफिक वैल्यू क्या है? ये अकेला सेंट्रल एशियन कंट्री है जो बाकी चारों से बॉर्डर शेयर करता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान भी। कोई भी रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट उज्बेकिस्तान के बिना इम्पॉसिबल है। देन ज्योग्राफिक मोनोपोली वाइजली यूज्ड। अब बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान की, द हर्मिट किंगडम, दुनिया का सबसे क्लोज्ड कंट्रीज़ में से एक।
1995 में यूएन ने तुर्कमेनिस्तान की परमानेंट न्यूट्रलिटी रिकॉग्नाइज की। कोई मिलिट्री अलायंस नहीं, कोई ईएयू नहीं, कोई क्लोज पार्टनरशिप नहीं, लेकिन दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व 19.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स। 2009 में एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजन ने टर्कमेन रशिया पाइपलाइन डैमेज की। रशिया ने टर्कमेन गैस परचेजेस मैसिवली कट कर दिए। इकोनॉमी क्रैश, चाइना ने एंट्री की। चाइना सेंट्रल एशिया पाइपलाइन बिल्ड की। अब तुर्कमेनिस्तान का ज़्यादातर गैस चाइना को जाता है। अब सिनारियो ये है, रशिया एनिमी बन गया, चाइना सोल बायर यानी मोनोपोली। परचेजर टर्म्स डिक्टेट करता है। तापी पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया अफ़गानिस्तान की वजह से स्टक है। ट्रांस कैस्पियन, रशिया ईरान अपोजिशन की वजह से स्टक है। तुर्कमेनिस्तान गोल्ड माइन पे बैठा है लेकिन कहीं भी सेल नहीं कर पा रहा इफ़ेक्टिवली। ये सेंट्रल एशिया की मोस्ट ट्रैजिक जियोपॉलिटिकल स्टोरी है। नाउ लेट्स लुक एट किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान, द स्मॉलर वॉइसेस। दोनों माउंटेनियस, दोनों पुअर, दोनों स्ट्रेटजिकली लोकेटेड। किर्गिस्तान, बिश्केक में पहले यूएस एयर बेस थी, मानस 2014 तक। रशियन मिलिट्री बेस अभी भी है। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बिश्केक में सिग्निफिकेंट है। 2022 में किर्गिस्तान तजिकिस्तान बॉर्डर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ। दोनों सीएसटीओ मेंबर्स हैं, रशिया के साथ एलाइड हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। ये सेंट्रल एशियन यूनिटी की लिमिटेशंस दिखाता है। शेयर्ड अलायंसेस, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तजिकिस्तान, रशिया का 201st मिलिट्री बेस, रशिया की लार्जेस्ट फॉरेन मिलिट्री बेस यहाँ है। जीडीपी का 27% रेमिटेंसेस से मोस्टली रशिया से। डेमोग्राफिक, तजीक्स, फारसी, पर्शियन स्पीकर्स हैं। ईरान से कल्चरल कनेक्शंस हैं। 2022 क्रॉकस सिटी हॉल्स अटैक इन मॉस्को, परपिट्रेटर्स ताजिक नेशनल्स थे। ये सेंट्रल एशियन रेडिकलाइजेशन की रियल थ्रेट को हाईलाइट करता है, जो रीजन में इकोनॉमिक डिस्पेयर और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से फीड होती है। चलिए अब जूम आउट करते हैं, यानी बिग पिक्चर देखते हैं। 21st सेंचुरी में पावर का नेचर फंडामेंटली बदल गया है। पहले पावर था टेरिटोरियल कंट्रोल यानी कॉलोनियलिज्म, फिर पावर हुआ न्यूक्लियर वेपन्स कोल्ड वॉर में, फिर पावर था इकोनॉमिक डोमिनेंस ग्लोबलाइजेशन के टाइम। अब पावर है नेटवर्क्स कंट्रोल करना। जो कंट्री या ब्लॉक ग्लोबल ट्रेड राउट्स, एनर्जी पाइपलाइंस, डेटा फ्लोज और सप्लाई चेन्स कंट्रोल करेगा, वो 21st सेंचुरी का डोमिनेंट पावर होगा। पराग खन्ना ने अपनी बुक कनेक्टोग्राफी में कहा था, इन द 21st सेंचुरी कनेक्टिविटी इज़ डेस्टिनी। सेंट्रल एशिया ये कनेक्टिविटी का जियोग्राफिक एपिसेंटर है। यहाँ पर 3 कॉम्पीटिंग विजन्स हैं। पहला चाइना का विज़न, जो हब एंड स्पोक मॉडल पे है। सारी रोड्स, रेल, पाइप्स बीजिंग को बेनिफिट करें। चाइनीज़ कैपिटल, चाइनीज़ कंपनीज बिल्ड करते हैं। चाइनीज़ टर्म्स पे लोकल एम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लिमिटेड होता है। सेंट्रल एशिया इज़ इक्वल्स टू चाइनीज़ इकोनॉमिक कॉलोनी इन ऑल बट नेम। रशिया का विज़न, स्टेटस को, रशिया गेट कीपर बना रहे, कोई रूट रशिया बाईपास ना करे। ये विज़न इंक्रीजिंगली अनरियलिस्टिक हो रहा है। अब वेस्टर्न मिडिल कॉरिडोर विज़न, मल्टीपल कनेक्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस। सेंट्रल एशिया जेन्युइन क्रॉस रोड्स बने, किसी एक पावर पे डिपेंडेंट नहीं। ये विज़न अपीलिंग है लेकिन डिलीवरी में वेस्ट कंसिस्टेंटली फेल हुआ है। सेंट्रल एशिया का विज़न, दैट इज़ मैक्सिमम कनेक्टिविटी, मिनिमम डिपेंडेंसी, हर तरफ से कनेक्शंस, सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये टाइट रोप वॉक है, लेकिन कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान सरप्राइजिंगली वेल कर रहे हैं। करते हैं कुछ रिस्क की जो सब डिस्टर्ब कर सकते हैं। पहला, सक्सेशन पॉलिटिक्स। इमामोली रहमान तजाकिस्तान में 1994 से पावर में है। तुर्कमेनिस्तान में 2022 में सन सक्सीडेड फादर यानी डायनेस्टिक ट्रांसफ़र। ऑथोरिटेरियन सक्सेशन ट्रांजिशंस डीस्टेबलाइजिंग होती हैं ऑलवेज। दूसरा रिस्क, क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ।
glaciers melt, water wars, agricultural collapse. IPCC projections के according, at the end of the 21st century, some Central Asian regions barely habitable होंगे. कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूजलेस है अगर सोसाइटीज़ ही डिस्टेबलाइज हो जाएं. तीसरा रिस्क है रेडिकलाइजेशन. इस रीजन की पॉपुलेशन यंग है, यानी मीडियन एज 27 ईयर्स है. अगर अनएम्प्लॉयमेंट और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को मिला दें तो ये ISIS-K के लिए एक रिक्रूटमेंट ग्राउंड बन सकता है. 2022 का मॉस्को अटैक, 2015 का पेरिस अटैक, इसमें सेंट्रल एशियन नेशनल इन्वॉल्व थे. अफ़गानिस्तान से स्पिल ओवर का कांस्टेंट थ्रेट रहता है. चौथा रिस्क US चाइना डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन. अगर साउथ चाइना सी या ताइवान पे US चाइना का कॉन्फ्रंटेशन बढ़ जाए तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को चूज साइड्स का प्रेशर का फेस करना पड़ेगा. यानी मल्टी वेक्टर पॉलिसी अनसस्टेनेबल हो जाएगी अगर सुपर पावर वॉर स्टार्ट कर दें. अब देखते हैं कि 2035 तक क्या क्या सिनारियोज बन सकते हैं. पहला, या कि चाइना डोमिनेंट हो जाए. इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 30 to 35% है. BRI इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है, डेट डिपेंडेंसी डीपेन करेंगे ये, और सेंट्रल एशियन सोवरेनिटी नॉमिनल हो जाएगी और रियल डिसीजंस बीजिंग में होंगे. दूसरा सिनारियो, सक्सेसफुल बैलेंसिंग. इसकी प्रोबेबिलिटी भी 30% है. मिडिल कॉरिडोर ऑपरेशनल होगा, मल्टीपल पावर बैलेंस्ड होगा, रीजन जेन्युइनली प्रॉस्परस और क्रॉस रोड पे बनेगा. बेस्ट केस बट रिक्वायर सस्टेन्ड वेस्टर्न कमिटमेंट. तीसरा सिनारियो, फ्रैगमेंटेशन. इसकी प्रोबेबिलिटी लगभग 1/4 है. वाटर वॉर्स बिटवीन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंट्रीज, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, लीडरशिप सक्सेशन क्राइसिस, मल्टीपल मिनी क्राइसिस साइमल्टेनियसली. चौथा सिनारियो, क्लाइमेट कोलैप्स. प्रोबेबिलिटी 10%, बाई 2035 हायर. ग्लेशियर्स गॉन, एग्रीकल्चरल फील्ड, मास माइग्रेशन, ऑल पॉलिटिकल प्लानिंग रेंडर्ड इररेलेवेंट. अब देखते हैं इंडिया क्या कुछ नया कर सकता है. पहला, चाबहार फर्स्ट, $370 million, इनसफिशिएंटली एम्बिशियस. इसको लगभग हमें 10 गुना करना चाहिए. वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाएं, ये इंडिया का ओनली ओवरलैंड लाइफलाइन है. दूसरा, स्कॉलरशिप्स. 1000 से लगभग 15,000 से ज़्यादा मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट. जो कल के सेंट्रल एशियन ब्यूरोक्रेट्स इंडिया में पढ़ेंगे वो इंडिया फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाएंगे. तीसरा, डिजिटल डिप्लोमेसी. UPI, आधार, कोविन. इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक सेंट्रल एशियन गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करो. चाइना से हुआवे लेता है, इंडिया से UPI लो. चौथा, INSTC को सीरियसली लेना चाहिए. 24 साल की पेशेंस का पे ऑफ चाहिए इस सेंट्रल एशियन को. रशिया यूक्रेन वॉर ने विंडो ऑफ और अपॉर्चुनिटी भी दी है. यूज़ इट बिफोर इट क्लोजेस. नेक्स्ट, ट्रैक 2 इंगेजमेंट. थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटीज़, कल्चरल एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल कनेक्शंस गवर्नमेंट से ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं ये. दोस्तों, अब एक बात के साथ ख़त्म करते हैं. 1842 में ऑर्थर कॉनोली, वो ब्रिटिश स्पाई जो ग्रेट गेम टर्म कॉइन किया था, बुखारा में पकड़ा गया था. एमिर ने उसे ट्रायल दिया. एक परफॉर्मेंस, एक स्पेक्टिकल, और फिर सिर चढ़ा दिया. 19th सेंचुरी ग्रेट गेम में सेंट्रल एशियन लोग ऑब्जेक्ट्स थे. उनके ऊपर डिसीजंस होते थे, उनके बारे में डील्स होती थी, उन्हें कभी नहीं पूछा गया. 21st सेंचुरी ग्रेट गेम 2.0 में फंडामेंटली अलग है. कजाकिस्तान का प्रेसिडेंट पब्लिक फोरम पे रशिया को नो बोल सकता है. उज़्बेकिस्तान CSTO से निकल सकता है. किर्गिस्तान मल्टीपल पावर से साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है. ये एजेंसी, ये एबिलिटी को चूज़ 19th सेंचुरी वाले से फंडामेंटली डिफरेंट है. लेकिन एजेंसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. सेंट्रल एशियन लीडर्स के सामने चैलेंजेस हैं. कनेक्टिविटी के बेनिफिट्स अपनी पूरी पॉपुलेशन तक पहुंचाएं. रोड्स और रेलवे सिर्फ चाइनीज़ गुड्स या रशियन मिलिट्री के लिए नहीं,
बल्कि लोकल बिजनेसेस, लोकल फार्मर्स, लोकल स्टूडेंट्स के लिए भी। और इंडिया के लिए मैसेज क्लियर है, सेंट्रल एशिया में इंगेज होना ऑप्शनल नहीं है। चाइना हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर पे है और सेंट्रल एशिया में डोमिनेट भी हो रहा है। अगर हम एब्सेंट रहें, हम स्ट्रेटेजिकली सराउंडेड हो जाएंगे। इंडिया की सेंट्रल एशिया के साथ इंगेजमेंट सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, ये सिविलाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सिल्क रोड के डिसेंडेंट्स हैं दोनों तरफ। बाबर ने हिंदुस्तान आया, लेकिन फरगना वैली कभी नहीं छोड़ी। वो बॉन्ड 2500 साल पुराना अभी भी कुछ कहता है। नेक्स्ट टाइम जब वर्ल्ड मैप देखना, सेंट्रल एशिया पे नज़र ज़रूर डालना। वो एम्प्टी स्पेस जो दिखती है, वो 21st सेंचुरी का सबसे इम्पॉर्टेंट चेस बोर्ड है। लाइक करो अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सिखाई हो। सब्सक्राइब करो, हम ऐसे ही डीप डाइव्स लाते रहते हैं। कमेंट्स में बताओ कौन जीतेगा, चाइना, रशिया या कोई और। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।